श्री प्रीतम सिंह जी, श्री दिनेश अग्रवाल जी, श्री मनोज तिवारी जी, मदन बिष्ट जी, पीतांबर पांडे जी, प्रकाश जोशी जी, संजय कपूर जी, श्री प्रकाश जोशी, चेयरमैन नगर पालिका के, सरिता आर्या जी, राजकुमार जी, भुवन कपरी जी, महर जी, रंजीत रावत जी, करण मेहरा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे जो सीनियर नेता इस तरफ बैठे हैं, हमारे सब प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, और जो इन सब छत पे लोग बैठे हैं, आप सबका दिल से यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। पार्लियामेंट शुरू हुआ और कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष की सब पार्टियों ने स्पीकर से कहा, स्पीकर मैडम, पार्लियामेंट हाउस में जब किसी की मृत्यु होती है तो हम 2 मिनट मौन रखकर उनकी याद करते हैं। नोटबंदी के कारण 100 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हुई है। हम सबको लोकसभा में खड़े होकर 2 मिनट उनकी याद करनी चाहिए। जवाब मिला कि यह नहीं हो सकता है। 2 मिनट 100 लोगों की याद में पार्लियामेंट हाउस में हमें नहीं खड़े होने दिया। मोदी जी, गरीब लोग अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं कुछ बनाने में। कोई घर बनाता है खून पसीना देकर, काम कर कर, कोई अपने माता पिता का इलाज करता है, कोई अपने बच्चों को स्कूल में डालता है। आपके इस निर्णय ने इन गरीब लोगों पर जबरदस्त चोट मारी। हिंदुस्तान के किसानों पर, मजदूरों पर, मिडिल क्लास के लोगों पर जबरदस्त चोट मारी। बशीर बर्द जी के शब्दों में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते गृहस्थियां जलाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते गृहस्थियां जलाने में। बहराइच में कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई। जैसे अभी हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, वहां हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया। धुंध थी, मोदी जी का हेलीकॉप्टर वापस गया। और बहराइच में कल मुझे बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पब्लिक मीटिंग टेलीफोन से की। मोदी जी ने फोन किया
लोग थे, फोन ठीक से काम नहीं किया, मोदी जी की आवाज सुनाई नहीं दी, लोगों को भाषण सुनाई नहीं दिया, लाइन खराब थी। और यहां उत्तराखंड के पहाड़ों में सेल फोन का सिग्नल नहीं आता है कभी कभी। एक बात बताइए, मोहन सिंह कीम सिंह जी की जो बाल मिठाई है, उसको आप पेटीएम के माध्यम से खा पाएंगे क्या? वो तो आपको कैश में खरीदनी पड़ेगी ना। देखिए, यहां शुरुआत में मैं कह देता हूं, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को हिंदुस्तान से मिटाना चाहती है, हटाना चाहती है। मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम उठाए, छोटा कदम बड़ा कदम, कांग्रेस पार्टी उनका 100% समर्थन देगी। हमारे सब नेता, हमारे सब कार्यकर्ता उस निर्णय को अपना समर्थन देंगे। मगर नोटबंदी काले धन के खिलाफ निर्णय नहीं था, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णय नहीं था। नोटबंदी एक आर्थिक डकैती थी, आर्थिक डकैती। 2.5 साल से नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक काम किया है, हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण करा है। किसान रोज अपना खून पसीना देता है, काम करता है। किसान ने नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ 3 चीजें मांगी: कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और अनाज के लिए, सब्जी के लिए सही दाम। नरेंद्र मोदी जी ने उनकी बात नहीं सुनी। 15 परिवारों के लिए 1,40,000 करोड़ रुपया माफ किया। हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। उत्तराखंड को 7,000 करोड़ रुपए नहीं दिए, जो आपका हक है। 1,40,000 करोड़ रुपए 15 उद्योगपतियों के माफ किए। कर्जा माफ नहीं किया, उल्टा किसान की जमीन छीनने की कोशिश की। 3 बार हम जो बिल लाए थे, आपकी जमीन बचाने के बिल को उन्होंने रद्द करने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की, लोकसभा में खत्म करने की कोशिश की। और जब उन्हें पता लगा कि कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के एमपी हटेंगे नहीं, तो फिर उन्होंने 3 बार ऑर्डिनेंस पास करने की कोशिश की। मजदूरों का मजाक उड़ाया। लोकसभा में कहा मजदूर गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं। मनरेगा आपने उनसे छीना। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के मजदूर गड्ढा नहीं खोदते हैं। हिंदुस्तान के मजदूर हिंदुस्तान को बनाते हैं, खड़ा करते हैं। आदिवासियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में आपकी सरकारों ने युद्ध शुरू कर रखा है। उनसे आप उनकी जमीन, उनका जल और उनका जंगल छीनते हो। कोई भी आदिवासी खड़ा हो जाता है, उसको गोली मारते हो। हिंदुस्तान को आपने 2 भागों में बांट दिया है।
एक तरफ हिंदुस्तान के सुपर रिच लोग, 1% लोग, 50 परिवार, और दूसरी तरफ 99% जनता, ईमानदार लोग जो इस देश को बनाते हैं, खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं, आईटी का काम करते हैं। पिछले 2.5 साल में आपकी पॉलिसीज ने, एनडीए की पॉलिसीज ने 1% लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन दिलवा दिया है। 50 परिवारों को आपने हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग पकड़ा दिया है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो आपके साथ हवाई जहाज में ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, आपके साथ बैठते हैं, इनको आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देते हो। काला धन क्या है और कहां है, किसके पास है? काला धन हिंदुस्तान के 99% ईमानदार लोगों के पास नहीं है। काला धन हिंदुस्तान के किसान के जेब में नहीं है, हिंदुस्तान के मजदूर के पास नहीं है। काला धन इन 50 परिवारों के पास है, 1% सुपर रिच लोगों के पास है। ऑल कैश इज नॉट ब्लैक एंड ऑल ब्लैक मनी इज नॉट कैश। सारा काला धन कैश में नहीं है और सारा कैश काला धन नहीं है। मतलब ज्यादा से ज्यादा काला धन रियल एस्टेट में, जमीन में, बड़ी बड़ी इमारतों में, सोने में और स्विस बैंक विदेशी बैंक अकाउंट में है। 94% काला धन स्विस बैंक अकाउंट्स में, सोने में और जमीन में है। सिर्फ 6% काला धन कैश में है। 94% काला धन 1% लोगों के पास है, 50 परिवारों के पास है। पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने निशाना अपना 6% कैश पे लगा रखा है, 94% काले धन पे नहीं। पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% ईमानदार लोगों पे लगा रखा है, 1% अमीर लोगों पे नहीं। पता नहीं क्यों निशाना किसान पर है, मजदूर पर है, मिडिल क्लास पे है, मगर 50 परिवारों पे नहीं। इसकी सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना गरीबों पे क्यों लगाया। 6% काला धन कैश में है, 94% स्विस बैंक अकाउंट में है। यह बात नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपको याद होगा चुनाव में ऐसे भाषणों में नरेंद्र मोदी जी ने कैश की बात नहीं की थी। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से कहा था विदेशी बैंक अकाउंट्स में लाखों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, चोरी का पैसा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, उस पैसे को वापस लाएगा। याद है आपको? याद है ना? आप सबसे वायदा किया था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में मैं डाल के दिखाऊंगा, काला धन वापस लाऊंगा। अब आप मुझे बताइए यहां कितने लोगों को 15 लाख रुपए मिला? कोई है यहां पे जिसको काला धन जेब में मिला? नहीं। मुझे बताइए
कितने काले धन वालों को कितने काले धन वालों को जेल में डाला नरेंद्र मोदी ने? एक नाम बता दो मुझे। एक और बात का जवाब दीजिए। स्विस सरकार ने बैंक अकाउंट, स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स के नाम हिंदुस्तान की सरकार को दे रखे हैं। ये बीजेपी के मंत्री ने पार्लियामेंट हाउस में बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। हमने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। अब मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं, इन चोरों के नाम आपने लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं रखे? इनके नाम आप छुपाकर क्यों रख रहे हो? आप जवाब दो हमें। हम जानना चाहते हैं कि ये चोर कौन है। इनके नाम आप लोकसभा राज्यसभा में रखो। आपने माल्या का नाम सुना होगा, सुना है? विजय माल्या का नाम सुना है? कहां है वो? दिल्ली में है, लंदन में है? मोदी, ललित मोदी का नाम सुना है? कहां है वो? दिल्ली में, लंदन में है? लंदन में है। उनको आप वापस क्यों नहीं लाए? अच्छा, एक और बात बताओ, उत्तराखंड को आपने पैसा नहीं दिया। उत्तराखंड का हक था, 7,000 करोड़ रुपए आपने नहीं दिया। मगर डीमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद, आपने विजय माल्या को 1200 करोड़ रुपए की टॉफी खिलाई। उसके मुंह में आपने 1200 करोड़ रुपए की टॉफी दी। ले विजय माल्या जी, नरेंद्र मोदी जी आपका कर्जा माफ करते हैं, ले 1200 करोड़ रुपए। उत्तराखंड की जनता को आप नहीं दे पाए, उनसे आपने छीना और माल्या को दिया। यह है सूट बूट की सरकार की सच्चाई। वेरी गुड। वायदा किया था 15 लाख का। ऐसी मीटिंग में लोगों ने मुझसे पूछा, राहुल जी, मोदी ने वायदा किया था, मोदी जी ने वायदा किया था 15 लाख रुपए आएगा। मोदी जी के शब्द खोखले हैं, कुछ नहीं आया, झूठ बोला मोदी जी ने। लोगों ने मुझे कहा कि राहुल जी, मैंने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था, मैंने सोचा था कि 15 लाख मिलेगा मुझे, मेरा जबरदस्त बेवकूफ बनाया। एक युवा ने मुझे बोला। अब लोगों ने पूछना शुरू किया कि भैया 15 लाख कब आएगा? विदेशी बैंक अकाउंट्स की लिस्ट लोकसभा में, राज्यसभा में कब रखी जाएगी? माल्या, मोदी वापस कब आएंगे? नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी घबराहट हुई। कहते हैं एक नया ड्रामा शुरू करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भ्रष्टाचार पे, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन करप्शन। मोदी जी, आपने ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, आपने ये फायर बॉम्बिंग की है, फायर बॉम्बिंग हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे दुकानदारों पर। सही बात है ना? महिलाओं पर सबसे बड़ी चोट महिलाओं पर आपने मारी। थोड़ा सा पैसा अपने घर में रखती थी, ईमानदारी का पैसा था, बच्चों के भविष्य के लिए, माता पिता के इलाज के लिए, थोड़ा सा अपने लिए, वो आपने इनके हाथ से छीना। उस पैसे को आपने जलाया। फायर बॉम्बिंग क्या? दूसरे महायुद्ध में, भैया मुर्दाबाद मत कहिए, वो उनका काम है, हमारा नहीं। मुर्दाबाद वो लोग करते हैं
हम लोग मुर्दाबाद नहीं कहते हैं। ये गांधी जी की पार्टी है। फायर बॉम्बिंग, बम गिराने का दूसरे महायुद्ध में टेक्निक निकाला गया था। 200-300 जहाज आते थे ऊपर से, आग वाले बम लेकर आते थे, 25 मिनट में पूरे के पूरे गिरा देते थे। पूरा शहर जल जाता था, राख बन जाता था। टोक्यो की फायर बॉम्बिंग हुई, हिरोशिमा से ज्यादा लोग मरे थे फायर बॉम्बिंग में। जो काम एटम बॉम्ब नहीं कर पाया, वो काम फायर बॉम्बिंग ने कर दिखाया था। मोदी जी, आपकी फायर बॉम्बिंग ने उत्तराखंड के गरीब लोगों को जबरदस्त चोट पहुंचाई। किसान जब बीज खरीदता है, खाद खरीदता है, वो मोबाइल फोन से नहीं खरीदता है, वो कैश से खरीदता है। उसका कैश आपने जलाया। मजदूर काम करता है, दिन भर अपना पसीना देता है, शाम को उसको पैसा मिलता है, क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलता है, कैश में मिलता है, कैश में। उसकी कैश आपने जलाई, उसकी कमाई में आपने आग लगाई। और यहां उत्तराखंड में मनी ऑर्डर की इकोनॉमी है, उसको आपने जलाया। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, रीढ़ की हड्डी है उत्तराखंड की, उसमें आपने आग लगाई। टूरिज्म की इंडस्ट्री को आपने खत्म किया, भाग गए सब टूरिस्ट। और यहां सिडकुल में फैक्ट्रियों ने मजदूरों को हटाया, भगाया, कहा कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहां से। मोदी जी ने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। कहां गया वो वायदा? कहां गया वो वायदा? 15 लाख रुपए जैसा वायदा हवा में उड़ गया। हमने पूछा, लोकसभा राज्यसभा में हमने सवाल पूछा, भैया बताइए, रोजगार के बारे में बताइए। सरकार से जवाब मिलता है 7 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी 7 साल में आज है। नोटबंदी के कारण, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसियों के कारण। खैर, ये आपने फायर बॉम्बिंग क्यों की? इसका लक्ष्य क्या था? इसके पीछे क्या सोच थी? मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको दिखाया कि ये लड़ाई काले धन के खिलाफ नहीं थी। अब मैं आपको बताता हूं इस लड़ाई का लक्ष्य क्या था, इस पॉलिसी का लक्ष्य क्या था। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,40,000 रुपया कर्जा माफ किया है, बिना किसी को बताए, 15 परिवारों का। 8 लाख करोड़ रुपया बाकी है। उन्हीं 50 परिवारों ने हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर के बैंक से लाखों करोड़ रुपया ले रखा है। 8 लाख करोड़ रुपया वो दबा के रखे हुए हैं। जब कोई किसान बैंक लोन लेता है, पैसा वापस नहीं देता है, उससे आप घर छीन लेते हैं, उसका आप खेत छीन लेते हैं। मगर जब हिंदुस्तान का 1% सुपर रिच अमीर लोग, 50 परिवार के लोग बैंक को पैसा वापस नहीं देते हैं, तो आप उनसे कहते हो कि हम आपका लोन रिस्ट्रक्चर करेंगे, आप डिफॉल्टर हो, आप चोर नहीं हो, आप डिफॉल्टर हो। इस पैसे को आप एनपीए कहते हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नरेंद्र मोदी जी इनसे पैसा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बनाया है।
कैसे बनाया है मैं आपको स्पीच के अंत में दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी पे इन लोगों ने बैठाया है। टेलीविजन पे नरेंद्र मोदी जी आते हैं, 30 सेकंड के लिए लाखों रुपए लगते हैं। हिंदुस्तान का किसान पैसा नहीं देता है, हिंदुस्तान का मजदूर पैसा नहीं देता है उस मार्केटिंग के लिए, 50 परिवार के लोग देते हैं। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बैंकों में आपका पैसा जाए, आपका लाखों करोड़ रुपया जाए। उस पैसे से नरेंद्र मोदी जी 50 परिवारों का 8 लाख करोड़ रुपया माफ करना चाहते हैं। यह सच्चाई है नोटबंदी की। गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। बात आई समझ? 99% ईमानदार लोगों से पैसा खींचो, 50 परिवारों को सींचो। ये है सच्चाई, ये है नोटबंदी की सच्चाई। इस लक्ष्य के लिए आपका पैसा बैंक में फंसा रहना चाहिए। अगर आपका पैसा बैंक में नहीं फंसा रहेगा तो बैंक एक बार फिर आपके पैसे के बल पर लोन नहीं दे पाएंगे। बैंक 8 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं कर पाएंगे। पार्लियामेंट हाउस में राजनाथ सिंह खड़े हुए कहते हैं योजना अच्छी थी। मैंने आपको दिखाया योजना गरीब लोगों के खिलाफ थी, खराब थी, 50 परिवारों के लिए थी। आपने राजनाथ सिंह जी ने कहा प्लानिंग खराब थी, योजना अच्छी थी। अब मैं आपको दिखाता हूं प्लानिंग अच्छी थी। एक दिन वाघेला जी, गुजरात के जो पहले बीजेपी के नेता थे, वो मेरे पास आए। मैंने उनसे पूछा वाघेला जी एक बात बताइए, मोदी जी के बारे में बताइए, उनकी स्ट्रेंथ क्या है? वाघेला जी ने कहा राहुल, मोदी जी किसी चीज का भी इवेंट बना सकते हैं, जबरदस्त इवेंट बनाते हैं, मगर एक बात आप कभी मत भूलना, मोदी जी की प्लानिंग बहुत बढ़िया है। नोटबंदी की प्लानिंग में कोई कमी नहीं थी। लक्ष्य था कि आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में फंसा रहे। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर एटीएम में 2000 रुपए का नोट चलता तो आपका पैसा बैंक में फंसता? नहीं फंसता। अगर आपको 24,000 की लिमिट नहीं लगाई जाती तो आपका पैसा बैंक अकाउंट में फंसता? नहीं फंसता। अगर 100 बार नियम नहीं बदले जाते आपका पैसा बैंक अकाउंट में फंसता? नहीं फंसता। मोदी जी की प्लानिंग थी कि आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में फंसा रहे। आपके खून पसीने के बल पर, आपके पैसे के बल पर 8 लाख करोड़ रुपया माफ हो, अमीरों का पैसा माफ हो और बैंक फिर से कर्जा देना शुरू करें। आप मेरी बात मत मानो, आप सिर्फ 2-3 महीने रुको। मोदी जी ने कहा था 50 दिन में काम शुरू हो जाएगा। आप देख लेना 6-7 महीने से पहले काम शुरू नहीं होगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। और 6-7 महीने के बाद आप देख लेना 8 लाख करोड़ रुपया उनका माफ होने वाला है। जैसे 1,40,000 करोड़ रुपया माफ हुआ, वैसे 8 लाख करोड़ रुपया माफ होगा। प्लानिंग के बारे में आपको थोड़ा और बता देता हूं। मोदी जी ने कहा किसी को नहीं बताया, तो फिर आप मुझे बताइए मोदी जी, बंगाल के बीजेपी यूनिट ने इस निर्णय से कुछ ही दिन पहले बैंक में अपना पैसा क्यों डिपॉजिट किया? करोड़ों रुपए क्यों बैंक में डाले?
बिहार के आपके यूनिट में, हर डिस्ट्रिक्ट में इस निर्णय से एकदम पहले जमीन क्यों खरीदी? उड़ीसा के आपके बीजेपी यूनिट ने हर डिस्ट्रिक्ट में इस निर्णय से एकदम पहले जमीन क्यों खरीदी? नए नोट लिए हुए आपके युवा कार्यकर्ता इतनी बड़ी बड़ी गड्डी लिए हुए इंटरनेट पे कैसे दिखाई दिए? और बेंगलोर में आपके एक्स मंत्री ने, रेड्डी जी ने, जरानर रेड्डी जी ने 500 करोड़ रुपए में अपनी बेटी की शादी कैसे करा दी? गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। अमिताभ बच्चन जी की फिल्मों का एक गाना था, आपको तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, गरीब का माल अपना। ताज का महल गिरने लगा, ताज का महल गिरने लगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई थी, काला धन वापस नहीं आएगा और जो वापस नहीं आएगा वो मैं गरीबों को दूंगा। पता लगा सारा का सारा काला धन वापस आ गया। नरेंद्र मोदी जी ने फैसिलिटेशन कर दिया इनका। भागे उधर से निकले, कहते नहीं भैया काली धन की बात छोड़ो, ये हमने कदम आतंकवाद के खिलाफ लिया है, आतंकवाद के खिलाफ। उसके 2 दिन बाद आतंकवादी मारे जाते हैं। हमारे सेना के युवाओं ने, शायद उत्तराखंड के थे, हिमाचल के थे, वीर सिपाहियों ने उनको मारा। उनकी जेब में से 2000 रुपए के नए चमकते हुए नोट निकले। मोदी जी दौड़े निकले वहां से, भागे। नकली नोटों के, और एक सेकंड, नकली नोटों की ओर भागे। कहते नहीं 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 नहीं, आतंकवाद के खिलाफ नहीं था, नकली नोटों के खिलाफ था। हमने पूछा भैया बताओ, राज्यसभा में पूछा बताओ 100 रुपए में से हिंदुस्तान में नकली नोट कितने हैं? 100 रुपए में से नकली नोट कितने हैं? राज्यसभा में उनका मंत्री जवाब देता है 100 रुपए में से 2 पैसे नकली हैं। 100 रुपए में से 2 पैसे नकली हैं। मोदी जी दौड़े उधर से कैशलेस इकोनॉमी की ओर। कहते हैं नहीं भैया, हमने ये निर्णय कैशलेस इकोनॉमी के लिए लिया था। कैशलेस इकोनॉमी की मैं आज से बात करता हूं। आज आप अपना पैसा देते हो, कोई युवा जाता है, पैसा देता है, 100 रुपए का नोट देता है। खैर आपके पास आज तो है ही नहीं, मगर नोटबंदी से पहले आप जब देते थे, आप 100 रुपए देते थे, दुकानदार को 100 रुपए मिलता था। कैशलेस दुनिया में आप अपने फोन पे बटन दबाओगे, 100 रुपए यहां से निकलेगा और 5% कमीशन डायरेक्ट उन्हीं 50 परिवारों के जेब में जाएगा। मोदी जी, आपने पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगा दिया। किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को आपने लाइन में लगा दिया। आपने इन सब से कहा, हंसते हुए कहा कि लाइन में चोर खड़े हुए हैं। याद है आपको, लाइन में चोर खड़े हुए हैं। आपने हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों की उंगलियों पे निशान लगवाया और आपने हिंदुस्तान की जनता से कहा कि 5,000 रुपए से ज्यादा अगर आपने बैंक में डिपॉजिट करना है तो आप हमें बताओ पैसा कहां से आया।
अब हर बिजनेसमैन की आदत होती है, दुकानदार की आदत होती है कि वो हिसाब रखे, कितना पैसा किसको दिया, किससे कितना लिया, किस बैंक में बैंक अकाउंट है, किधर बैंक लोन है, सब बिजनेस वाले दुकानदार रिकॉर्ड रखते हैं। 22 नवंबर 2014 इनकम टैक्स की एक रेड होती है, सहारा ग्रुप के ऑफिस में रेड होती है। उधर उनके रिकॉर्ड में साफ सुथरा लिखा दिखाई देता है। यहां मेरे पास कागज है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं इस कागज से। ये रहा, साफ सुथरा लिखा हुआ है, 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया। 19 दिसंबर 2013 5 करोड़ मोदी जी को दिया। 13 जनवरी 2014 5 करोड़ मोदी जी को दिया। 28 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया। 22 फरवरी 2014 5 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया। यह देख लीजिए कागज। और इस कागज पे यहां पे इनकम टैक्स अफसर का सिग्नेचर है, देख लीजिए। और इस अफसर ने कहा है अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा कागज ये रहा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, अच्छी तरह देखिए। इसमें 16 नवंबर 2012 बिरला कंपनी में रेड होती है, उनके कंप्यूटर पर निकलता है, और मैं यहां इस डॉक्यूमेंट से पढ़ता हूं जहां इनकम टैक्स ऑफिसर का सिग्नेचर है। मैं यहां से पढ़ता हूं, गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 करोड़ रुपया हो गया, बाकी बचा हुआ है। मोदी जी, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने मेरा मजाक उड़ाया, मगर यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, आप इस बात को समझिए। यह सवाल हिंदुस्तान के युवा, हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है। आप इनका जवाब दीजिए। आप इनको 2-3 चीजें बताइए। क्या इन कागजों में इसमें लिखा है कि 9 बार 6 महीने में आपको 40 करोड़ रुपया दिया गया है, और इसमें लिखा है कि आपको 25 करोड़ में से 12 करोड़ रुपया दिया गया है? आप इसका जवाब दीजिए। आप देश को बताइए कि यह सच है या झूठ है। और दूसरी बात, आप इसके बारे में इंक्वायरी करा दीजिए। मेरा जितना आप मजाक उड़ाना चाहते हो आप उड़ाइए, मगर यह आप काम कर दीजिए। आप सब यहां आए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप देश के युवाओं को, देश के लोगों को इस चीज के बारे में बताइए कि नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में इंक्वायरी नहीं करना चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। यह सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, सब नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ आप बोलिए, जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।